वेलकम बैक एवरीबॉडी। पाकिस्तानी सियासत में क्या हो रहा है उस पर बात कर लेते हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर का कल का जो बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर से तहरीक इंसाफ पे ताबड़तोड़ हमले जो हैं वो जारी है। रऊफ हसन के भारतीय रवाबित से पीटीआई का मुल्क दुश्मन एजेंडा बेनकाब हो गया। ये मैं नहीं, अताउल्लाह तारर साहब ने कहा। उन्होंने कहा कि इमरान खान और फैज हमीद के गठजोड़ के मामलात और फिर मशरकी बॉर्डर के पार पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात रखने वाले सहाफियों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रवाबित मुल्क दुश्मनी की बदतरीन मिसाल है। आई होप सो कि आपने जरूर उनको कल ये टीवी पे कहते सुना भी होगा। और फिर साथ ही अगर दूसरी तरफ रुख किया जाए तो हसनैन तहरीक इंसाफ के भी कुछ इंपॉर्टेंट मामलात हैं, उनका जिक्र करें प्लीज। ठीक कहा। तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो उसमें जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो सर चढ़ के बोल रहे हैं। साबिक सूबाई वजीर शकील खान की खैबर पख्तूनख्वा काबीना से बरतरफी पर तहरीक इंसाफ में तनाजा बढ़ चुका है। बानी चेयरमैन इमरान खान ने आतिफ खान और जुनैद अकबर को अडयाला जेल में तलब कर लिया। दोनों अरकान ने शकील खान के हक में बयान दिया था। ये हालात हैं तहरीक इंसाफ के भी जो अंदरूनी इख्तलाफ का शिकार है। बिल्कुल। और फिर एक और मजे के टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे जी अभी कि पंजाब हुकूमत का बिजली बिलों में रिलीफ। आपने देखा होगा कि नवाज शरीफ साहब ऑन स्क्रीन आए मरियम नवाज साहिबा के साथ और उन्होंने आके पंजाब में और या फिर इस्लामाबाद के सारिफिन को 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ देने के लिए पंजाब हुकूमत ने 5 बिजली कंपनीज को खतूत अरसाल कर दिए हैं। तो सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या पंजाब के अलावा दीगर सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, क्योंकि नून लीग की हुकूमत तो पूरे मुल्क में ही है ना, तो खासतौर पर पंजाब की बात क्यों हुई। फिर उसके अलावा 201 से लेकर 500 यूनिट वाले शहरियों के लिए बिलों में कमी की जाएगी, ये कहना है पंजाब गवर्नमेंट का, जिसका फर्क जो है वो पंजाब हुकूमत खुद अदा करेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट मामला हैं, इन पे बातचीत करने के लिए एतजाज एहसन साहब हमारे साथ मौजूद है। एतजाज साहब अस्सलाम वालेकुम। एजाज साहब, सबसे पहले येगा कि तहरीक इंसाफ का मुल्क मुखालिफ जो बयानिया है, एक तरफ हम देखते हैं जनरल फैज हमीद की गिरफ्तारी, कोर्ट मार्शल चल रहा है, उसके बाद क्या जनरल बाजवा का नाम भी हमारे सामने आएगा, जो दीगर लोग सामने आएंगे उनमें? पहले तो मैं ये अर्ज कर दूं कि हमारी हुकूमत और बिलखसूस वजारत इत्तलाआत इस कदर बेखबर है, इस कदर उनको इल्म ही नहीं है कि कौन से सहाफी भारत में और चोटी के सहाफी, सीनियर सहाफी, मोतबर सहाफी पाकिस्तान दोस्त है और कौन से पाकिस्तान दुश्मन है। ट्रू। करण थापर एक इंतहाई और नामवर पाकिस्तान दोस्त सहाफी जाने जाते हैं, जिस तरह कुलदीप नायर थे जी जहानी, वो लोग वो उन लोगों में से है जो अपना who exposes himself, अपना सर वो बाहर मतलब है लोगों के सरों से ऊंचा करके और वो आवाज लगाता है पाकिस्तान के लिए। वो मुसलमान कुशी पे इतना उसने प्रोग्राम किए, इतने प्रोग्राम किए इंडिया पे मोदी और हिंदुत्व के खिलाफ कि उसका मतलब शुमार ही कोई नहीं है। और वो पाकिस्तान कई मरतबा आया, बीबी शहीद के साथ वो ऑक्सफोर्ड में था उस जमाने में। वो आसिफ साहब का बड़ा एडमायरर है, वो अब नवाज शरीफ का बड़ा दोस्त है, और उसको हम धत्कार रहे हैं अब कि अब हम मुकदमा अपने एक बंदे के खिलाफ बनाएंगे ताकि उसको बीच में मुलव्वस करेंगे बेवजह। उसके साथ क्या साजिश हो सकती है पाकिस्तान के खिलाफ, ये इनको कुछ पता नहीं। ये अताउल्लाह तारर को ये नहीं पता कि ये करण थापर कौन है और करण थापर और एतजाज साहब अगर देखा जाए तो उस गुफ्तगू में ऐसा कुछ है भी नहीं। इस तरह तो अगर आपने सिर्फ यही क्राइटेरिया सेट कर लिया कि किसी इंसान की एक मुल्क में बैठे हुए किसी दूसरे मुल्क में इंसान से बातचीत हो गई है तो वो मुल्क मुखालिफ प्रोपेगेंडा ही कर रहा है, इसके डॉट्स कैसे कनेक्ट करेगी गवर्नमेंट? इसको इसके एविडेंस कहां से आएगा कि भाई ये मुल्क मुखालिफ मामलात थे? कोई एविडेंस नहीं आएगा। उसका लेटेस्ट जो ये अब आया है अरशद नदीम पे, उसका एक कॉलम आया है, ये कुछ 3 दिन पहले जी और उसने 2 चीजों को अप्रिशिएट किया पढ़ा। एक तो कि ये अरशद नदीम पाकिस्तानी, और वो कहता है मुझे फख्र हुआ है साउथ एशियन कि ये इसने जीता है। अच्छा, दूसरा उसने नीरज चोपड़ा की वालदा
की बहुत तारीफ की और अरशद नदीम की वालदा की। जी बिल्कुल। उसने कहा कि ये माएँ हैं हमारी, ये हमारी बड़े सगीर एशिया की माएँ हैं और ये इस तरह मोहब्बत डालना चाहती है आपस में। इतनी जहाँ कॉन्टेस्ट होती है, जहाँ इतने जज्बात खिलाफ हुए हुए होते हैं कि अगर मैं नंबर 2 पे आ जाऊं तो हमारे यहाँ तो ये रिवाज है, वो जी नंबर 1 ने अपना जो नेता था उसमें 1 पाउंड कम किया हुआ था, उसने ये जाली काम किया। इत्तेज़ार साहब, आपने बेहतरीन मंजरकशी की, लेकिन मुझे सिर्फ इतना समझा दीजिए हमारे नाजरीन के लिए, हमें तो समझ नहीं आ रही, क्या पता शायद आपको समझ आई हो कि इसमें मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को कहां से नुकसान पहुंच गया। कोई नहीं, मतलब है आप बात ही कर रहे हैं, आप बाहर गए हो कहीं, आप किसी से बात कर रहे, प्राइम मिनिस्टर ने खाना किया साफियों का, बड़े साफियों का, और वो या यूएई में अमीर ने किया हुआ है, वहां आपके साथ बैठा हुआ है। अगर एक भारतीय छोड़ यहाँ तो पता नहीं, अगर कोई श्रीलंकन भी बैठा होगा तो आप उसके साथ साजिश कर रहे होंगे पाकिस्तान के खिलाफ। ये इनको पैरानोया हो गया, इनको बड़ा खौफ हो गया, ये खौफजदा हुकूमत है। ये आपने कभी नवाज शरीफ को, कभी जब से वो आया है या शहबाज शरीफ को हंसते देखा, क्या लगाते देखा? वो डरे हैं कि जिसको उनको फंसाया गया है, जिस कुर्सी पे वो बैठना नहीं चाहते उस पे उनको बिठा दिया गया। ये तो मुल्क को खराब के लिए बड़ा नुकसानदेह है। और प्राण चोपड़ा भी एक ऐसा था, पर करण थापर के बारे में ऐसी बात करना तो बेहूदगी है और मुल्क को, ये मुल्क दुश्मनी है बेशक कि अपने जो दोस्त हैं आपके, जो हमदर्द हैं आपके, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को रोजाना तकरीबन पेश कर रहे होते हैं, जो मुसलमानों की साइड ले रहे होते हैं यहाँ हिंदुस्तान में, हिंदुओं के, उनके साथ आप उनकी बेइज्जती करें, वो इंडिया में सारे प्रेस में छपेगी कि करण थापर को पाकिस्तान ने गद्दार कहा है और अमेर साजिशी का है, और वो बेचारा पाकिस्तान को डिफेंड कर रहा है और उसके लिए मासूब हो रहा है, आप उसको छोड़े देते हैं। अच्छा इत्तेज़ार साहब, गवर्नमेंट ने एक बार फिर से जो है वो रिक्वेस्ट कर दी है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी कि बल्कि जब एहतसाब होना शुरू हो चुका है, एक इदारे ने अगर एहतसाब शुरू किया तो दूसरे इदारे को भी एहतसाब शुरू करना चाहिए। साकिब निसार की बात हुई कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो क्या इमरान खान को जेल भेजने के बाद, जनरल फैज हमीद को जेल भेजने के बाद और फिर फाइनली साकिब निसार को भी जेल भेजने के बाद क्या नवाज शरीफ को मुझे क्यों निकाला का जवाब मिल जाएगा? नवाज शरीफ को तो जवाब मिल चुका है। उसे निकाला और वोट को इज्जत दो, वो बिल्कुल उसके उल्टा कर रहा है। अब वो साबित कर रहा है कि क्यों उसको निकाला और क्यों उसको निकालना जरूरी था। एक कन्विक्टेड चोर, मैं कन्विक्टेड की वजह से चोर कह रहा हूँ, वरना मैं लफ्ज ऐसा ना इस्तेमाल करूँ, पर वो कन्विक्टेड है। और कन्विक्टेड चोर को आप मुल्क से बाहर भेज देते हैं, 4 साल वो जेल की बजाय लंदन ही में अय्याशियां कर रहा है और वहां सैरे वैरे कर रहा है, हाइड पार्क की और ये वो। अब उसको ये कहना उसका कि ये बड़ा मतलब है जो पीडीआई पार्टी है या वो उसमें बड़ी उसमें तो जो कुछ हुआ सो हुआ, जो दूसरे इदारे हैं उन पे उनका एहतसाब होना चाहिए। अब ये बताए कि वो पार्टी जिसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया हो, भाई कोई, मैंने ये सोचा ही नहीं कि हमला सुप्रीम कोर्ट पे हल्ला बोला हो, 600 वर्कर ले जाके, और आगे इनके चल रहे थे ये ख्वाजा आसिफ और दीगर बड़े इनके नाम, और उस हमले में इन्होंने जजेस तक पहुंचे, तो जजेस कुर्सियां पीछे फेंक के और फिर भागे वहां से। और चीफ जस्टिस का सजाद अली शाह का बेंच था 1997 में। फिर ये लाउड स्पीकर ले जाके और ट्रक ले जाके, और मरियम बीबी ने तकरीरें की सुप्रीम कोर्ट के जज के
चीफ जस्टिस के सामने। इन्होंने जलसों पे बड़ी बड़ी तस्वीरें आवेदन करके जिन जजों के ये खिलाफ है उनकी तस्वीरें लगाई और उनको आइडेंटिफाई कराया कि ये चोर है आपके और ये जज है और ये फला है। तो ये तो बिल्कुल बेलगाम पार्टी है। अच्छा इत्तेज़ाज़ साहब, आपने इनको बेलगाम करार दे दिया, लेकिन इन्होंने एक रिलीफ दिया है बिजली का, लेकिन वो भी अवाम के पैसों से ही रिलीफ मिला 45 अरब का। क्या जरूरत पेश आई कि मरकज में शहबाज शरीफ साहब मौजूद है लेकिन नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज के सामने आके 14 रुपए रिलीफ दे रहे हैं? वो क्या मरकज से अब किनारा कशी इख्तियार करना चाहते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने 1988 में सिर्फ इसलिए कि बीवी शहीद की जमहूरी हुकूमत थी, बीबी शहीद की, सिर्फ इसलिए कि उसके मुखालिफ करना है, इन्होंने पंजाबी जाब का नारा लगाया। इन्होंने पंजाबी टेलीविजन, पंजाबी बैंक, पंजाबी सब कुछ अलहदा कर देने का और नारा लगाया कि हम वफाक में वो तकरीबन यही कहा कि रह ही नहीं सकते, हम अलहदा है। और ये तो हर हद तक जाते हैं। अब इनको मैं आपको बताऊं, फॉर्म 45 निकल आया था जिसमें नवाज शरीफ को जीता हुआ दिखाया गया है और उस एक फॉर्म दो चार सफे हो गए उसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद को घराया हुआ दिखाया गया और उसके लिए वो करने के लिए उनके खानों में, दोनों के खानों में उन्हें बड़ी ओवर राइटिंग करनी पड़ी है, क्योंकि अब जब 61 को आप 161 बनाए या 222 को आप 1222 बना दे, एक लगा के आगे हजार आप इस तरह ऐड करके वोट नवाज शरीफ के और मरियम के उस पे कांटे डाल के आप उसके कम कर दें, ये डॉक्टर यास्मीन राशिद के, तो वो फॉर्म 45 तो मौजूद है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन ने दबोचा है बगल में, वो अपने बगल से निकालने नहीं देते। अब ये जो अगर इनको पता लगा ना फॉर्म 45 अफशा होने वाला है, इन्होंने उसी वक्त इस्तीफे दे देने हैं ताकि इलेक्शन पिटीशन जो है वो एक्सपायर कर जाए, वो नो लॉन्गर अलाइव हो जाए, यानी वो खत्म हो गई। तो ये तो उस हद तक इनकी तो चोरी मुंह से निकल आती है। मरियम की फॉर्म 45 नहीं है, फॉर्म 47 है। फॉर्म 45 में हर पोलिंग स्टेशन का अलग दर्ज होता है नतीजा हर कैंडिडेट का। फॉर्म 47 में वो टोटल ही होता है सिर्फ। सही, अच्छा, टोटल इसका इत्तेज़ाज़ साहब माजरत के साथ आपको इंटरप्ट करी, मैं चाहती हूँ आप इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। आपको जनरल फैज का जो कोर्ट मार्शल है वो मिलिट्री लॉज के मुताबिक लगता है? क्योंकि माजी में सिर्फ फैसले हमारे सामने आया करते थे, लेकिन अभी ISPR की जानिब से आवाम को ऐसे अपडेट करना कि क्या क्या चार्जेस हैं और फिर वो प्रोसीडिंग्स की तरफ, एक तो ये बताइएगा कि आप प्रोसीडिंग्स कितने अरसे में मजीद एक्सपेक्ट करेंगे इसका फैसला सामने आ जाएगा, और दूसरा ये कि क्या ये आपको लॉज के मुताबिक लग रहा है? मुझे तो लगता है कि जनरल फैज को इसलिए इन्होंने पकड़ा है और इसलिए उसमें दबाव डाल रहे हैं कि उसको नवाज शरीफ के इमरान खान के खिलाफ सुल्तानी गवाह बनाना चाहते हैं। ठीक, और उसका कोई वरना इसका किसी तो फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इमरान खान का भी कोर्ट मार्शल या उसको भी इस तरफ फिर इसके मामले की कड़ी के साथ जोड़ा जाएगा बाद में? यही तो उनका मकसद है। ठीक, सामने सिविलियन कोर्ट में, ओपन सिविलियन कोर्ट में तो केस उसके खिलाफ चल ही नहीं सकता, बनता ही कोई। अब सुल्तानी गवाह ढूंढ रहे हैं, कोई मोतबर सुल्तानी गवाह, वो आके गवाही देगा कि जी ये मैं इसने ये किया, वो किया, फला किया और मेरे होते हुए किया और मैंने मुखालफत की पर उसने किया, वो कहता था मैंने कर रहा है। तो ये तो सुल्तानी गवाह है। उधर देखे मलिक रियाज अड़ गया, उसने नहीं कहा कि वो कहता मैं नहीं गवाही देता, उसने किसी के खिलाफ, अपने मोहसिन या दोस्त के खिलाफ उसने गवाही नहीं दी है, वरना उसको
वो लाते थे नवाज शरीफ के खिलाफ। ये जो हाइड पार्क नंबर 1 $42 बिलियन का बिका है ठीक। हुसैन नवाज ने। ओके। उसमें भी ठीक हो गया सर, थैंक यू वेरी मच सॉरी फॉर टू इंटरप्ट, जॉइनिंग वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं, फरीदुल्ला साहब हमारे साथ पेशावर से मौजूद होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े मसाइल चल रहे हैं, वो भी केपी में, उनसे जानते हैं कि असल में क्या हो रहा है। फरीदुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम। फरीद साहब बताइएगा, शकील खान साहब के बाद तहरीक इंसाफ हमें केपी में भी काफी इख्तलाफात का शिकार नजर आती है, उसमें क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास? जी ये कोई नई बात नहीं है। इनकी इख्तलाफात अगर हम 2013 में देखें तो अपने इत्तेहादियों के जो वजीर थे, 2 वज़रा, उनको निकाला गया। फिर जब इनकी अपनी हुकूमत आई तो फिर जियाउल्लाह अफरीदी को निकाला। इसी तरह अब जो सिलसिला है, अभी 6 महीने गुजरे हैं कि शकील खान को निकाला और साथ में जो दीगर पार्टी के साबिक वज़रा है उनको नोटिस वगैरह दिए। तो इनके जो इख्तिलाफात है वो इसी तरह चलते रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि भारी मैंडेट है इनके पास और 1-2 लोगों को निकालने से इनके ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है कि इस भारी मैंडेट की वजह से जो सूबे के मसाइल हैं वो बिल्कुल एक तरफ हो गए हैं। सारे जितनी भी मसाइल हैं, अगर आप गंदम का बात ले लें तो अभी रिसेंटली जो ABN पे खबर चली थी, लाखों टन गंदम जो है वो गोदाम में खराब हो गया है। ठीक ठीक। तो फरीदुल्ला साहब जो सूबाई असम्बली का इजलास क्यों मुलतवी किया बाबर सवाती साहब ने? मुझे भी साथ ऐड कीजिएगा, करप्शन वाला इल्जाम भी मुझे ऐड कीजिएगा कि करप्शन है या नहीं। जो सोर्स से मेरी बात हुई है, इजलास की बुनियादी मकसद ये था मुलतवी करने का कि शकील खान ने फ्लोर पे बात करने का कहा था किसी से, और इसी खौफ की वजह से उन्होंने मतलब एन मुमकिन है कि उनको बात करने न दिया जाए या फिर उनकी बात इमरान खान से करवाई जाए। हो सकता है कोई और भी उनके साथ शरीक हो जाए। तो इसी खौफ के मतलब जो सोर्सेस है मेरे, उन्होंने कहा कि इजलास इसी वजह से मुलतवी किया गया है। अच्छा सर, कोई करप्शन के जो बहुत ज्यादा इल्जाम लगाए जाते हैं, क्या करप्शन वाकई है तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में वहां पे? जी अभी तो ये देखें, होना तो ये चाहिए कि शकील खान ने जो बात की थी CNW में, जो करप्शन की बातें हो रही थी, होना तो ये चाहिए कि जो कमेटी इन्होंने बनाई है 3 लोगों की, उस कमेटी को इसकी इंक्वायरी करनी चाहिए और उसके बाद ही कोई फैसला लेना चाहिए। जो 7 अरब रुपए के ठेके दिए हैं, पहले तो वो जो अफसरान है, सेक्रेटरी है या जो भी उसमें मुलविस है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए और उसके बाद कोई फैसला होना चाहिए कि आया ये मिनिस्टर कंसर्न की वजह से है या जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी वजह से हुई है। तो पहले तो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जहां तक जो तामीराती काम है, जो डेवलपमेंट के काम है, वो बिल्कुल रुक गए हैं और फंड्स ना होने की वजह से। आज भी अभी कुछ देर पहले जो मैंने खबर दी है, तामीराती काम का भी ये हाल है कि कल ABN पे जो खबर चली है, एक स्कूल का मुकम्मल छत नीचे गिर गया है और उसके मसाइल का शिकार हो रही है हुकूमत के अपने मसाइल की वजह से, जो है वो अवाम मसाइल का शिकार हो रहे हैं। फरीदुल्ला साहब बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। जल्दी से हम लोग बढ़ने जा रहे हैं एक ब्रेक की तरफ, आपने हमारे साथ रहना।